हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने आपको तीनों इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे रिलेटेड टू द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, नाउ इसी टॉपिक में आगे आपको डीएनए वर्सेस आरएनए वर्सेस प्रोटीन्स की एक डिबेट टाइप का टॉपिक दे रखा है कि जब ये स्कूल ऑफ थॉट था कि भाई कुछ कहते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कहते थे आरएनए और कुछ कहते थे प्रोटीन, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो देखना, from the foregoing discussion it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey and Chase experiment। ठीक है, यहाँ पर आरएनए का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें डीएनए और प्रोटीन दो ही चीजें थी, तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही है। It became an established fact that it is DNA that act as genetic material। ठीक है, However, बाद में जब आरएनए वायरसेस वगैरह के बारे में समझ में आया तो ये भी बोला गया कि नो डाउट प्रीडोमिनेंटली एबंडेंटली मोस्टली डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। बट अगर हम बात करें आरएनए वायरसेस की, सारे वायरसेस की नहीं, सम वायरस यानी जो आरएनए वायरस हैं, तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए। जिसका एक एक्सपेरिमेंट आपने 11th में विद डायग्राम देखा था, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको आप शॉर्ट में टीएमवी कहते हो। एक आप एचआईवी पढ़ते ही हो बच्चों, एड्स का जो वायरस है वो भी एक आरएनए वायरस है। एंड एक मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए परफॉर्म, शुरू में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के शुरू में कि आरएनए, तो फिर आरएनए हमारे में क्यों है? अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो आरएनए हमारी सेल में क्या कर रहा है? तो एक्चुअली आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर मॉलिक्यूल। आज ही के लेक्चर में, आज ही के सेशन में हम सीखेंगे कि एमआरएनए को एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं, और इट कैन बी एन अडेप्टर आरएनए। अडेप्टर आरएनए किसको बोलते हैं? टीआरएनए को, वो भी हम सीखेंगे। हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ आपसे पूछा है कि डीएनए और आरएनए में क्या केमिकल डिफरेंस हैं, ये आपको ध्यान है? जब मैंने आपको डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाया था तो वहाँ पे बच्चों इन तीनों के डिफरेंसेस बताए थे कि डीएनए में जो सेंटर में शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में जो सेंटर में शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जबकि यहाँ पर राइबोज शुगर है। और इसी वजह से डीएनए के मोनोमर को क्या कहते हैं हम? डीएनए के मोनोमर को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के मोनोमर का नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। जबकि हमेशा ध्यान रखना आरएनए में मोनोमर को कहते हैं बच्चों सिंपली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। ठीक, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क तुम्हें पता है। राइबोज शुगर में सेकंड नंबर पे OH होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में से सेकंड कार्बन से O हटा दो तुम। ठीक है, शुगर्स में हमने नाइट्रोजन बेस में हमने देखा था, प्यूरिन्स तो सेम है दोनों में, AG एडेनिन गुआनिन, लेकिन जो पायरिमिडीन्स हैं कट साइटोसिन थायमिन, मतलब साइटोसिन यूरेसिल थायमिन, उसमें डीएनए जो कि ज़्यादा स्टेबल है उसके पास है थायमिन, जबकि आरएनए के पास है यूरेसिल। एंड एक मैंने आपको बताया था कि क्योंकि डीएनए में डबल स्टैंडर्ड और मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड है डीएनए, एंड इसमें बेस पेयर्स की स्टैकिंग हो रखी होती है, एक के ऊपर एक अलग अलग प्लेन में ये अरेंज हो रखे होते हैं, जस्ट लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, इसलिए डीएनए इज मोर स्टेबल। जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो बट ऑब्वियस कम स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब आप इजीली समझ सकते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल फुलफिल करेगा ना वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो अ मॉलिक्यूल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो मॉलिक्यूल खुद को रेप्लिकेट करना चाहिए, रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो सेल डिवीजन में इंफॉर्मेशन आगे कैसे पास ऑन होगी। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। भाई स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है, पता लगा हर बार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो ऐसे करते करते तो कुछ ही सालों में नई स्पीशीज़ बन जाएगी, जबकि स्पीशीज़ बनना तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है,
थर्ड, स्टेबल होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबिलिटी के लिए इतना रिजिड हो कि अपने अंदर वेरिएशन ही ना आने दे, वरना तो फिर इवोल्यूशन कैसे होता। तो थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी म्यूटेशंस हो इसमें बट बहुत आराम आराम से स्लोली हो, ज़्यादातर म्यूटेशन हमें दिखे नहीं, रेसेसिव रहें, है ना, कई जनरेशन के बाद कोई एक म्यूटेशन दिख गया, इस तरह के म्यूटेशंस होने चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है ना। एंड फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी सिंपली मेंडल के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, वो भी फॉलो करे, तब आप उस मॉलिक्यूल को कहोगे कि भैया हाँ भाई ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इन चारों को एक्सप्लेन करते हुए आगे लिखा है, एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है। सबसे पहले, इफ वन एग्जामिन रिक्वायरमेंट ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी, डीएनए एंड आरएनए दोनों खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं बच्चों। वैसे तो हम इस चैप्टर में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे और हम नॉर्मली यही बोलते हैं कि डीएनए अपनी जेरोक्स बना सकता है, बट ध्यान रखना आरएनए में भी अपना जेरोक्स करने की कैपेसिटी होती है विद सम कंडीशंस। आरएनए रेप्लिकेशन जो डिटेल में जेनेटिक्स पढ़ते हैं जब बीएससी एमएससी में, तो वहाँ आरएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ना होता है, बट हमें नहीं पढ़ना, तो हमें लगता है आरएनए रेप्लिकेट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि आरएनए को भी अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिले तो वो बिल्कुल अपनी सीक्वेंस में अपने जैसा आरएनए बना सकता है। ठीक है, लेकिन हमें वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट ध्यान रखना कि डीएनए और आरएनए दोनों पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकता, तो प्रोटीन तो पहले ही पॉइंट में इस रेस से बाहर हो गया। अब रेस किस में चलेगी? डीएनए और आरएनए में। ठीक है, द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम दैट इज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं। अगर डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी देखें तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? डीएनए। यहाँ कारण बताए हैं, द जेनेटिक मटीरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद, किसके साथ चेंज नहीं होना चाहिए? पता लगा लाइफ साइकिल के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एज के साथ चेंजेस आ रहे हैं, या कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इस मामले में जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ना लाइफ साइकिल के साथ, ना एज के साथ, ना फिजियोलॉजी के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डीएनए में ये खूबी है। Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's experiment. ध्यान है आपको, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में हीट को यूज़ किया था एस स्ट्रेन को किल करने के लिए। बैक्टीरियल सेल मर गई थी लेकिन उसके अंदर का डीएनए डैमेज नहीं हुआ था, और जब उसे आर स्ट्रेन मिला तो उसने उसमें जाकर अपनी प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस कर दी थी। तो ये डीएनए की स्टेबिलिटी को ही तो बताता है कि ग्रिफिथ में itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. This now can easily be explained in the light of DNA that क्यों DNA इतना stable है? क्योंकि two strand being complementary। अच्छा हाँ, ये चीज़ तुम अभी आगे सीखोगे बच्चों, जब तुम्हें याद है जिसने बायोटेक पढ़ रखा है उसने पीसीआर टेक्निक में हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ना हम डीएनए को हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है कि डीएनए में कोई डैमेज नहीं होता, सिर्फ उसके दोनों स्ट्रैंड थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं मतलब। ठीक है, और अगर ये रिवर्सिबल होता है, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। जैसे एक होता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा था हमने। प्रोटीन्स के डीनेचुरेशन का मतलब उनके वो तो वहाँ पर तो अमीनो एसिड्स ही चेंज, मतलब अमीनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड ही टूट जाता है, वो तो एक तरह से परमानेंट डैमेज हो गया। लेकिन डीएनए में क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है सिंपली क्या होना, दोनों स्ट्रैंड्स का अलग अलग हो जाना। और अगर ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये वापस कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से पास पास आ जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका मतलब बाय हीटिंग से क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। इसलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ था। ठीक है, फर्दर और क्या डीएनए को स्टेबल बनाता है या आरएनए को रिएक्टिव बनाता है? 2OH ग्रुप। सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ था, राइबोज में या डीऑक्सी राइबोज में? डीऑक्सी राइबोज में तो ऑक्सीजन हटाओगे ना तुम, तो ये राइबोज शुगर की बात हो रही है। प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ हाईली रिएक्टिव ग्रुप। ओ है, ओ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, जिसकी वजह से आरएनए लेबाइल है, उसको कोई भी रिएक्ट करके उसको डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालाइटिक, हेंस रिएक्टिव।
आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, राइबोसोम में हम पढ़ेंगे। Therefore we can say that DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore among the two nucleic acid कौन बेटर हुआ इस वाले डिबेट के बाद? DNA ही बेटर हुआ, ठीक है। प्लस इसमें एक और फैक्ट ऐड करा है जो अभी हमने टेबल बनाई थी कि भाई थाइमिन जो है वो किसके पास है? DNA के पास। किसकी जगह? यूरेसिल की जगह। इस थाइमिन की वजह से भी एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हमने पढ़ा था थाइमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल। अगर आप यूरेसिल में 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दो तो ही थाइमिन बनता है, और मिथाइलेशन की वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या कह रहा था बच्चों? कि स्टेबल तो होना चाहिए लेकिन म्यूटेशन का भी कुछ स्कोप तो एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। बिल्कुल है। देखो अगर हम डीएनए आरएनए की बात करें तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोविड में आप सबने देखा कोरोना वायरस कितनी जल्दी जल्दी अपनी फॉर्म बदल लेता था। हम वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे थे उसके अगेंस्ट? क्योंकि हम कोई एक वैक्सीन बनाते हैं, नया म्यूटेंट आ जाता, फिर कोई नया म्यूटेंट आ जाता। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ था बच्चों क्योंकि कोरोना एक आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस क्या है? आरएनए वायरस है। तो जितने भी आरएनए वायरस होते हैं ना बच्चों, वो बहुत फास्ट म्यूटेशन करते हैं, फटाफट म्यूटेशंस होते जाते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए। आरएनए में चेंजेस करना इज वेरी सिंपल। लेकिन जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ पर म्यूटेशन हो तो सकता है पर बहुत ही धीरे होता है, जो कि रिक्वायर्ड है। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, यानी डीएनए और आरएनए फर्स्ट क्राइटेरिया और थर्ड क्राइटेरिया दोनों फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड में स्टेबिलिटी में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। और थर्ड में जब हम म्यूटेशन की बात करेंगे तो दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं। डीएनए कम म्यूटेशन करेगा, आरएनए ज़्यादा म्यूटेशन करेगा। जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम म्यूटेशन करेगा, जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा म्यूटेशन करेगा, ठीक है। सो इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, ये तुम हाईलाइट करना पॉइंट, जिन वायरस में आरएनए जीनोम होता है और लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट होता है वो बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका कोरोना वायरस, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये तीनों जो पॉइंट्स थे, क्राइटेरिया थे जेनेटिक मटेरियल के, वो हमने डिस्कस किए। फोर्थ को यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं किया है। वो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के। तो फोर्थ क्राइटेरिया तो क्लियरली सजेस्ट करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नाउ आरएनए, अब पूरे को खत्म करा है, समराइज किया है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हें सेंट्रल डॉग्मा याद है। सेंट्रल डॉग्मा में हमने क्या कहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन चेन बन जाती है। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आरएनए से सीधा प्रोटीन बन जाएगा? कोई बीच में नया मॉलिक्यूल तो नहीं आ रहा। पर डीएनए को जब भी प्रोटीन बनाना है पहले आरएनए बनेगा ही बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डीएनए सीधा प्रोटीन बना दे, नेवर, है ना। तो यहाँ लिखा है कि आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। ये बात तो सही है भाई। अगर नेचर ने आरएनए को चुना होता एज अ जेनेटिक मटेरियल तो इतना झंझट की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई प्रोटीन बनाना होता सीधा आरएनए बना देता, है ना। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। सो द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है, आप सीखोगे ट्रांसलेशन मशीनरी के बारे में आगे, वो आरएनए से लिंक्ड है पूरी। आप देखना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में कौन कौन आता है? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सारे आरएनए आते हैं मेनली। तो यानी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी किस पर डिपेंड करती है बच्चों? उसको डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आरएनए पर डिपेंड करती है। वो बात अलग है कि आरएनए को भी डीएनए ने ही बनाया है ना। सो द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए, पहले तो उन्होंने डीएनए के फेवर वाले पॉइंट लिखे, फिर एक आरएनए का भी फेवरेबल पॉइंट लिख दिया है कि अगर नेचर आरएनए को चुनती एज अ जेनेटिक मटेरियल तो उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करना सब काफ़ी आसान हो जाता। यानी बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल।
बट फिर भी नेचर ने डीएनए को क्यों चुना? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, क्योंकि नेचर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, एक ऐसा मॉलिक्यूल तो बिल्कुल नहीं चुन सकती जो फटाफट म्यूटेट हो, बार बार चेंजेस करे, इतने फास्ट चेंजेस को तो कोई ऑर्गेनिज्म टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है उसके लिए तो नेचर ने किसको चुना? डीएनए को। एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यहाँ ट्रांसमिशन से मतलब एक्सप्रेशन से है, फॉर द हेरिडिटी से नहीं है यहाँ पे, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो नेचर ने दोनों को अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस दी है, बट हाँ जो ज़्यादा स्टेबल है मेन जिम्मेदारी उसी को दी गई है कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें रखनी है। अब तुम्हें जब भी लगे कि प्रोटीन बनाना है, पहले आरएनए को बनाना, उसे मैसेज देना और फिर तुम उससे प्रोटीन, वो अपने आप प्रोटीन बना देगा, ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो पूरे सेंट्रल डॉगमा के अलग अलग प्रोसेस है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज रेप्लिकेशन, ये हमको तब समझ में आएंगे जब हमें थोड़ा आरएनए वर्ल्ड के बारे में भी पता होगा। डीएनए को तो हम बहुत अच्छी तरह जान गए ना, अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा मुझे नहीं लगता जिसको ये नहीं पता कि डीएनए किसका बना है, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन इन वर्ड्स में क्या फ़र्क है, एकदम क्लियर है सब कुछ। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ए टी सी जी कौन कहाँ कैसे जुड़ा है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलो थोड़ी सी डिटेल्स हम आरएनए की भी ले लेते हैं। अब एनसीईआरटी में आरएनए वर्ल्ड एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया। आई एम वेरी सरप्राइज कि भाई इतना छोटा सा क्यों दिया है, थोड़ा तो बताते तुम्हें आरएनए के बारे में। तो हम यहाँ पर तीनों आरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे बच्चों, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, आरएमटी, आरएमटी, ऐसे याद रखो तुम तो। जैसे पहले नीट के एग्जाम को पीएमटी बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, तो वैसे तुम तो आरएमटी याद रखो, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। थोड़ा सा पन्ने पलटोगे तो एक आगे एक टॉपिक है, वहाँ पर तुम्हें टीआरएनए का थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिया है, वो मैं तुमसे अभी डिस्कस करूँगी साथ में, ठीक है। तो पहले देखें ज़रा आरएनए वर्ल्ड में क्या समझाया है हमको। फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट। हाँ, अब हमें ये क्वेश्चन एक दिमाग में उठना चाहिए बच्चों कि जब नेचर में जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ तो पहले कौन बना होगा, आरएनए या डीएनए? पहले कौन बना होगा? बट ऑब्वियस, तुम्हें पता है नेचर भी तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, पहले हमेशा कम स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, उसमें मॉडिफिकेशन से ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? सीधी सी बात है, यहीं पर आंसर दे रखा है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी इवॉल्व्ड। जो इवॉल्व हुआ पहला वो कौन था? आरएनए, ठीक है। कैसे? There is now enough evidence to suggest that जो हमारे essential life process हैं, इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा ये, लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें, लाइफ कब चलेगी? जब सेल मेटाबॉलिज्म करेगी। मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब एंजाइम, प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, वो तो आरएनए बनाता है ना। तो ये कह रहा है कि जो हमारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है ना बच्चों, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एक तुम आगे पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग हो गया, इसी चैप्टर में आएगा आगे, ये सब आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब नेचर में पहले जब शुरुआत हुई इवोल्यूशन की, आरएनए बना और आरएनए से डीएनए बना, तो मान लो शुरू में जब आरएनए बना होगा सेल में, तो भी तो सेल मेटाबॉलिज्म वगैरह करती ही होगी ना। तो वो क्यों कर पाती थी? क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है ये डीएनए से लिंक्ड नहीं है, ये तो आरएनए से लिंक्ड ही हैं। डीएनए तो सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बाद में इवॉल्व हुआ, ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जो आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए हैं, ओके, वो ये प्रूफ करते हैं कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। देन आगे क्या लिखा है? आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। यस, there are some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA catalyst। ये तुम ट्रांसलेशन में सीखोगे, वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगी एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है राइबोजाइम, क्योंकि वो एंजाइम प्रोटीन नहीं है बल्कि वो एंजाइम एक आरएनए है, ठीक है। तो क्योंकि आरएनए कुछ जगह पर कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, इसलिए हम अगेन ये कह सकते हैं कि आरएनए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ पहले बनी, ज़्यादा रिएक्टिव मतलब कम स्टेबल, ठीक है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए।
सीधी सी बात है, पहले आरएनए बना, आरएनए में मॉडिफिकेशन से डीएनए बना। ओके, किसी भी तरह से घुमा फिरा के नीट में स्टेटमेंट आ जाएगा विथ केमिकल मॉडिफिकेशन। और केमिकल मॉडिफिकेशन हम देख चुके हैं, ये जो आपने देखे ये सब मॉडिफिकेशन है। राइबोज से डीऑक्सीराइबोज बनी, यूरेसिल से थाइमिन बना, 1 की जगह डबल स्ट्रैंड कर दिया। ठीक है, क्लियर। सो डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर, और डीएनए, ये वही वाली बातें बार बार लिखी हुई है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो अगर बाई चांस किसी एक स्ट्रैंड में कोई गलती हो भी जाती है ना, तो तुरंत उस गलती को रेक्टिफाई कर लेता है ये। इट रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तुरंत पता चल जाएगा, अगर मान लो ये डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर ATCG है और यहाँ पर TAGC है, गलती से यहाँ पर C की जगह G आ गया, तो दूसरे स्ट्रैंड को पढ़ के पता चल जाएगा यहाँ तो G है, यहाँ तो C आना चाहिए था, और तुरंत इस गलती को रिपेयर कर देगा। ये हम पढ़ेंगे जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ना, जब डीएनए से डीएनए बन रहा होता है, तो वैसे तो गलती होती ही नहीं है, बट अगर फिर भी गलती हो जाए तो एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, मेन एंजाइम, वो इस चीज़ को सही भी करता है, वो प्रूफ रीडिंग भी करता रहता है। इसी बेस पे प्रूफ रीडिंग करता है कि सामने कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस है। ठीक है, ये चीज़ आरएनए के पास नहीं है ना, आरएनए तो एक ही स्टैंडर्ड है, तो अगर उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड हटके कोई गलत जुड़ गया तो पता ही नहीं चलेगा, है ना, वो म्यूटेशन बन जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो एनसीईआरटी में तो भाई आपको आरएनए की दुनिया के बारे में इतना सा ही बताया है, हम थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो 3 तरह के आरएनए होते हैं बच्चों, किसी भी सेल में, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे हम हो, दोनों में तीनों तरह के आरएनए होते हैं। समझ रहे हो तुम मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दूँ, बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल बना दूँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है क्या, पहले तो ये बताओ। तो अच्छी तरह समझ गए तुम लोग, डीएनए तो होता ही होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल यानी एक, सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंड नहीं, सिंगल का मतलब एक डीएनए। ओके, इस डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। हमारे में भी यही होता है, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, मैंने एक बनाया है। जब भी इसको इन्फॉर्मेशन आगे देनी होती है तो ये एमआरएनए बनाता है, बैक्टीरिया भी, हम भी। ठीक है, बैक्टीरिया में तो सारा काम साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, हमारे में ये काम न्यूक्लियस में हुआ ना, तो इस एमआरएनए को बाहर आना पड़ता है। पहले यहाँ इसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है, हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग वगैरह, फिर ये बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ जाता है एमआरएनए, तो बच्चों इस पर आके जुड़ता है राइबोसोम। इस पर आके क्या जुड़ता है, राइबोसोम, जिससे वो इसका ट्रांसलेशन कर सके, पढ़ सके डीएनए ने इन्फॉर्मेशन को किस कोड की फॉर्म में छुपाया है। ठीक है, जब ये बना ना, उसको तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब ये राइबोसोम से जुड़ के प्रोटीन चेन बनाएगा उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। पढ़ा है ना हमने, तो राइबोसोम से जुड़ गया क्या दोनों ही केसेस में। यू नो राइबोसोम किसका बना है, ये रहा, ये रहे दोनों के राइबोसोम। राइबोसोम में है कई सारी प्रोटीन्स, और देखो अंदर क्या बैठे हैं, आरएनए, इसीलिए उसका नाम राइबोसोमल आरएनए है। तो एमआरएनए के साथ साथ हमें आरएनए भी चाहिए क्या सबको। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का फंक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से जब तुम ट्रांसलेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि राइबोसोम जुड़ गया, अब इसका काम है अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन चेन बनाना। प्रोटीन चेन क्या होती है तो सबको पता है ना, अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और एक प्रोटीन की चेन बन जाती है। तो अमीनो एसिड्स को कौन जोड़े, आरएनए तो इससे चिपक गया, इस पे बैठ गया एमआरएनए पर। एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, अमीनो एसिड को, यहाँ पे अमीनो एसिड ऐसे फ्रीली पड़े हैं सेल में, खूब सारे अमीनो एसिड फैले हुए हैं फ्री, इनको उठा कर कौन लाए और इसको पढ़े भी कि अच्छा अब इस अमीनो एसिड को जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है। एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए क्या सेल को। अडेप्टर मतलब एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल जो एक तरफ से अमीनो एसिड से जुड़े और एक तरफ से एमआरएनए को पढ़ भी सके, तो वो काम करेगा बच्चों टीआरएनए। तो किसी भी सेल को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। एमआरएनए में इंफॉर्मेशन है, आरआरएनए राइबोसोम के अंदर है जो मेन चेन मतलब चेन्स को जोड़ के पॉलीमराइजेशन करेगा अमीनो एसिड को जोड़ के, और टीआरएनए
क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को उठा कर लाएगा और एमआरएनए को रीड करेगा। आरआरएनए रीड नहीं करता, राइबोसोम रीड नहीं करता, राइबोसोम तो कैटलिस्ट का काम करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है जिसके अलॉन्ग प्रोटीन बने। रीड करने का काम खुद टीआरएनए करता है। अभी टीआरएनए के स्ट्रक्चर में और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, तो मुझे जरा सोच के बताओ, किसी भी सेल में राइबोसोम खूब सारे होते हैं क्या? तुम राइबोसोम को ही तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हो या नहीं? हाँ, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, याद है, और वही प्रोटीन फैक्ट्री है कि नहीं? तो राइबोसोम जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होना चाहिए तीनों में से? आरआरएनए होना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है? जो राइबोसोम बना रहा है। राइबोसोम कौन बना रहा है? आरआरएनए। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, जो सेल में मोस्ट अबंडेंट आरएनए है, पूरे आरएनए का 80% आरआरएनए होता है और सबसे कम होता है एमआरएनए। जब जरूरत है तब बनेगा और प्रोटीन बनाकर खत्म हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, फिर बन जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम है और इसका अमाउंट भी सबसे कम है। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए मॉडरेट अमाउंट में है और इसकी स्टेबिलिटी भी इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। स्टेबिलिटी और अमाउंट में आरआरएनए लीड करेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। ये सबसे मिनिमम है, एम फॉर मिनिमम ऐसे याद रख लो, और ये बीच का मॉडरेट। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें तो ये मैंने एक पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था, ये चीज़ आगे इस चैप्टर में काम आएगी। अभी ये टेबल आप सब बना लेना अपने नोट्स में। ठीक है, कि अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें ना बच्चों, तो सबसे लंबा जनरली तीनों में से एमआरएनए होता है। तो एमआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर सबसे लंबा है, बाकी चीज दोनों में ये मिनिमम था, बट मॉलिक्यूलर वेट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एंड अगर आप बाकी के दो को देखोगे तो टीआरएनए सबसे छोटा है, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, पूरे में मिला के कुल 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आरआरएनए का साइज वेरी करता है, ये जो आपको 5, 5, 16, 23 ये सब नंबर मैंने लिखे हैं, ये आरआरएनए के सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो सीखा था ना स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम के लिए, वो सेम आरआरएनए के लिए भी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के पास 3 तरह के आरआरएनए होते हैं, 5, 16, 23, और हमारे पास 80S में 4 तरह के आरआरएनए होते हैं। 5, 16, 23 की जगह 5, 18, 28 और एक एडिशनल डाल दो 5.8, ये आगे काम आएगा, सब लिखा है एनसीईआरटी में। 5, 16, 23 बैक्टीरिया का, 5, 18, 28 हमारा, 8, 8 डाला है तो यहाँ 5.8 भी कर दो। ठीक है, क्लियर। देन कहाँ कैसे बनते हैं, तीनों को ही डीएनए बनाता है, लेकिन ध्यान है क्या तुम्हें, हमने कुछ पढ़ा था सेल में ऐसा कि है ना, राइबोसोम्स में, राइबोसोम किसका बना है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन का, तो उसको जोड़ना किसका काम है? न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, सॉरी न्यूक्लियोसोम बोल रही हूँ मैं, सॉरी, न्यूक्लियोलस का, है ना। न्यूक्लियोसोम तो ऑक्टामर्स बोला गया रैपिंग ऑफ डीएनए के लिए। न्यूक्लियोलस जो होता है बच्चों, ये जो हम बना रहे थे अभी डायग्राम, इसी में देख लेते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, तो ये जो आप न्यूक्लियोलस बनाते हो ना, ये कुछ और नहीं होता, ये न्यूक्लियोलस भी एक तरीके के डीएनए का ही अलग से पड़ा हुआ नेटवर्क होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस भी एक तरह से डीएनए का ही टाइप होता है, जो आरआरएनए को बनाने में, राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक, एमआरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनेगा ही बनेगा, और टीआरएनए को भी डीएनए ही बनाकर पहले ही तैयार कर देता है, जिससे वो फटाफट काम कर सके। ठीक है, तीनों का मेन फंक्शन याद रखना है आपको। एमआरएनए का फंक्शन क्या बताया मैंने? जैसा नाम वैसा काम। एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करेगा, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे कॉपी कर देता है। टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड्स को उठाकर एमआरएनए के पास लाएगा। यहाँ मैंने लिखा है अमीनो एसिड पूल, जहाँ अमीनो एसिड ऐसे फैले पड़े रहते हैं ना अलग अलग, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड पूल। पूल में पड़े रहते हैं वो, जब उन्हें कुछ काम नहीं होता। टीआरएनए उनको एक एक को उठा के एमआरएनए पर लाता है, उसको पढ़ता है और वहाँ पे जोड़ देता है। ठीक है, सीखेंगे हम ट्रांसलेशन में। एंड आरआरएनए के 2 फंक्शंस आपको याद रखने हैं। कौन से 2 फंक्शन बच्चों? पहला फंक्शन कि आरआरएनए इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड आरआरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने राइबोजाइम के बारे में बताया था तुम्हें, तो राइबोजाइम में राइबोसोम जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी की एक सब यूनिट एंजाइम का काम करेगी।
तो ये आप ध्यान रखना, आगे भी आएगा दोबारा, नीट में भी आया था रिसेंटली कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो 5, 16, 23 में से 23, और हमारे में अगर हम देखें तो 5, 18, 28 में से 28। ठीक है, 28S और 23S। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। नाउ ये आप याद रखने के लिए चाहो तो इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि राइबोसोम सिर्फ आरआरएनए के बने हैं। राइबोसोम में आरआरएनए के अलावा 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स भी हैं। नीट 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन कि राइबोसोम में कितने तरह की प्रोटीन होती हैं। 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, जो अभी ट्रांसलेशन टॉपिक में आएगी ये लाइन। ठीक है, ओके। नाउ अब सीधा आगे जाओ, एनसीईआरटी के थोड़े पन्ने पलट के, वहाँ पे टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, जेनेटिक कोड के जस्ट पहले या बाद में देखना, है ना। टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझ लो। आरआरएनए और एमआरएनए को डिटेल में नहीं पढ़ना, टीआरएनए को थोड़ा सा पढ़ना है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि टीआरएनए एक अडाप्टर मॉलिक्यूल है, जो एक तरफ से अमीनो एसिड को उठाएगा और नीचे एमआरएनए को पढ़ेगा कि अच्छा यही कोडोन है क्या, इसी पर जोड़ना है क्या मुझे, और जोड़ देगा। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा कर पाया या कैसे इस मॉलिक्यूल के बारे में दुनिया को पता चला, उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर दी है। देखो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ कोडोन, हालांकि ये टॉपिक कोडोन्स के बाद इसलिए दिया है क्योंकि कोडोन समझने के बाद ये थोड़ा और इजी हो जाता है। ठीक है, बट हम क्योंकि आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं यहीं पर तुम्हें बता रही हूँ। हल्का सा अगर मैं तुम्हें कोडोन का आइडिया दूँ बच्चों, तो जो एमआरएनए बन के तैयार होता है ना, डीएनए से आरएनए जब बनता है, तो एमआरएनए पर ना ऐसे न्यूक्लियोटाइड ही होंगे। आरएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ए, यू, जी, सी, यू, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बस उसमें कभी भी टी नहीं लिखना हमको, है ना। तो बहुत टाइम तक साइंटिस्ट ये सोचते रहे कि यार जब ये एमआरएनए बना ना, और हम कह रहे हैं कि इस एमआरएनए को प्रोटीन चेन बनानी है, अमीनो एसिड्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ना है, तो अमीनो एसिड को कैसे पता चला कि अगर यहाँ मुझे पहले मिथियोनिन लाएं कि फिनाइलएलेनिन लाएं कि सिस्टीन मिथियोनिन, क्या लाएं सबसे पहले, सेकंड पे क्या होना चाहिए, थर्ड पे क्या होना चाहिए, ये कैसे पता चला। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ढूंढा कि देखते हैं ज़रा अमीनो एसिड और इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, कि अमीनो एसिड खुद ही पढ़ ले कि यार ये किसकी इन्फॉर्मेशन है। ऐसी तो कोई स्पेशलिटी मिली नहीं कि अमीनो एसिड खुद ही कोड्स को रीड कर ले। कोड्स पता है क्या होता है, एमआरएनए पर ट्रिपलेट को एक कोड बोलते हैं, 3-3 का ग्रुप, ये ट्रिपलेट्स को कोड बोलते हैं। इसकी भी बड़ी डिस्कवरी है। कुछ बोलते थे कि कैसे बोलते हो तुम कि भाई ट्रिपलेट ही कोडोन है, क्या पता 4 का एक कोडोन हो, क्या पता 5 का एक कोडोन हो, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप तो है नहीं, ये तो इक्वल इंटरवल पर है। तो वो भी कैसे प्रूफ हुआ वो हम जेनेटिक कोडोन में सीखेंगे, बट अभी ये समझ लो कि ये तो प्रूफ हो चुका है कि जेनेटिक कोडोन एक ट्रिपलेट है, और कोडोन बहुत स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर AUG है तो ये फिक्स है कि AUG के सामने मिथियोनिन आएगा, अगर कहीं पर ट्रिपल U है तो ये फिक्स है कि उसके सामने फिनाइल एलेनिन ही आएगा। ठीक है, ये बात कोडोन में प्रूफ हो गई थी। पर जब ये बात आई कि भाई ये भी तो समझाओ कि मिथियोनिन को कैसे पता चलेगा कि मुझे AUG के सामने आना है, क्या मिथियोनिन को AUG पढ़ना आता है, या AUG पुकारेगा मिथियोनिन आ जाओ झुड़ जाओ, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर फ्रांसिस क्रिक ने ही एक मतलब फ्रांसिस क्रिक ने दुनिया से ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ही प्रपोज्ड, उन्होंने ये बोला कि भाई सेल में कोई ना कोई एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक मिनट रुको जरा, मैं इस चेन को ना ऊपर बना दूँ नीचे की जगह। उन्होंने कहा कि अगर ये अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में, तो सेल में एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो क्या करे, एक तरफ तो अमीनो एसिड से जुड़ सके और एक तरफ इन तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ सके कि ये AUG ही है, बल्कि इसके साथ कुछ समय के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ सके, जिससे ये इंश्योर हो जाए कि इसके सामने मिथियोनिन ही आएगा। फिर एक और ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो क्या करे, नेक्स्ट कोडोन को पढ़े कि ये ट्रिपल-C है और उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को यहाँ लाए। फिर एक और होना चाहिए, मतलब जितने तरह के भी अलग अलग ये है ना अमीनो एसिड्स उनको पढ़ने, मतलब या यूँ कह लो जितने भी अलग अलग तरह के कोडोन्स हैं उनको पढ़ने वाले मॉलिक्यूल होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड से ही बाइंड होने चाहिए। तो ये फ्रांसिस क्रिक ने कहा, ये ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं बनाया था उन्होंने तो कहा, इसको नाम दिया अडेप्टर मॉलिक्यूल।
कहा कि भाई ये तो मुझे पक्का समझ में आ गया है कि सेल में कोई तो एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल है जिसके पास ये अडेप्टेशन है कि वो एक तरफ अमीनो एसिड से जुड़ भी सकता है और एक तरफ कोडोन्स को mRNA पर रीड भी कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रपोजिशन ऑफ कोड इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid because उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अमीनो एसिड खुद इनको नहीं पढ़ सकते। अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोड यूनिकली। He postulated the presence of an adapter molecule। उनको ही नहीं पता था ये अडेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, उन्होंने कहा है तो सही सेल में जो क्या करेगा, ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, बाद में फिर और कई सारी अलग अलग रिसर्च हुई, डिस्कवरीज हुई और बाद में जाकर बच्चों एक मॉलिक्यूल दुनिया के सामने आया, दैट इज tRNA। ठीक है, एक कोई दूसरे साइंटिस्ट थे, जस्ट दिमाग से निकल गया उनका नाम मेरे, है ना, उन्होंने भी याद आएगा तो बताती हूँ, उन्होंने ये रखा लोगों के सामने कि भाई सेल में ना अभी भी एक छोटा सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अनडिस्कवर्ड है, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। वो बहुत छोटा होता है साइज में, मैंने तुम्हें बताया ना tRNA इन तीनों में सबसे छोटा है जिसके पास सिर्फ 100 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई एक छोटा सा मॉलिक्यूल मिला है मुझे सेल में, इतना छोटा है वो, और साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा tRNA, न्यूक्लियस में बना बट साइटोप्लाज्म में आ गया, इतना छोटा है वो कि साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपको दिख भी नहीं रहा है कि वो है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सोल्यूबल RNA। ये देखो सोल्यूबल RNA। फिर बाद में जब इसका फंक्शन समझ में आया कि भाई ये सोल्यूबल RNA तो अमीनो एसिड्स को उठा उठा के ट्रांसफर करता है, तो फिर इसका नाम हुआ tRNA। तो याद रखना tRNA को फॉर्मरली सोल्यूबल RNA कहा जाता था, इट वॉज फॉर्मरली नोन एज सोल्यूबल RNA। ठीक है, और क्रिक ने इसी tRNA को अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा था, वो नहीं बता पाए थे कि यही है वो, पर लिखा है कि द tRNA then called as RNA was known before the genetic code was postulated। जेनेटिक कोड से पहले ही हो गई थी इसकी डिस्कवरी। However, its role as an adapter molecule was assigned much later। मतलब इसकी डिस्कवरी अलग हुई, क्रिक ने अलग पॉस्टुलेट किया, फिर बाद में ये चीज़ कोरिलेट हुई कि जिस अडेप्टर मॉलिक्यूल की बात क्रिक कर रहे हैं वो यही tRNA या sRNA है। ठीक है, समझ में आ गया। एक snRNA भी होता है, वो अलग होता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, वो थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में आगे आएगा। ठीक है, बट sRNA और snRNA मिक्स मत कर देना तुम। ठीक है, थी इंटरेस्टिंग ये वाली रिसर्च। अब इस tRNA का स्ट्रक्चर खोजा गया, भाई इसका स्ट्रक्चर समझाओ हमें, ऐसा कैसा है कि एक तरफ से कोड रीड भी कर लेगा। अब तुम सोचो ना, तुम्हें ये चीज़ इसलिए समझ में आई ना क्योंकि मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया। अगर मैं ऐसे कहती कि RNA भी एक ऐसे tRNA भी एक चेन की तरह होता है, तो कैसे हम कह रहे हैं कि पढ़ भी रहा है, अमीनो एसिड से भी जुड़ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। mRNA तो लीनियर होता है, rRNA की भी छोटी छोटी चेन्स होती हैं जो राइबोसोम के अंदर पड़ी रहती हैं, लेकिन tRNA ट्रांसफर RNA का एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। और tRNA के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। tRNA के स्ट्रक्चर को एक तो क्लोवर लीफ मॉडल से समझाया गया। लौंग का जो प्लांट होता है क्लोवर, उसकी आप कभी पत्ती देखना, उसकी पत्ती मतलब उसमें ना ऐसे 3 लोब्स होते हैं, ऐसे 3 एक साथ होते हैं। ठीक है, तो tRNA का जो यहाँ पे लिखा है लास्ट में देखो, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज़ बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। जो यहाँ पर दिया नहीं है तुम्हें, तो 3D स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2D स्ट्रक्चर, ये 3 लोब होगा इसमें। तो क्लोवर लीफ मॉडल से tRNA के स्ट्रक्चर को समझाया गया कि जैसे आप प्रोटीन में नहीं बोलते क्या, ध्यान है आपको, बायोमॉलिक्यूल में पहले अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक सिंपल चेन बनाते हैं, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था या तो हेलिक्स बन जाता है या बीटा शीट बन जाता है, फिर टर्शरी में उसकी वुलन लाइक पैकिंग हो जाती है और किसी किसी में क्वाटरनरी भी बनता है। टर्शरी तक तो सब में होता है। वैसे ही tRNA में समझाया गया कि पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, फिर उन न्यूक्लियोटाइड्स की ऐसे कॉइलिंग होती है और एक क्लोवर लीफ जैसा मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो क्लोवर लीफ है ना बच्चों, ये tRNA का 2D स्ट्रक्चर है।
क्या है ये टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर है। दिस इज 2D स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके, और जब माइक्रोस्कोप से हम सेल में रियल टीआरएनए को देखते हैं तो वो हमें ऐसे क्लोवर लीफ के जैसा नहीं दिखता, बल्कि उस समय वो हमें कैसा दिखता है, जैसा आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, ऐसा इन्वर्टेड एल शेप। लग रहा है क्या ये इन्वर्टेड एल? ये देखो ऐसा इन्वर्टेड एल शेप। यहाँ पे लिखा है कि इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। क्योंकि इस फॉर्म में भी ये थोड़ा बड़ा था तो उसकी नेचर ने थोड़ी सी कॉम्पैक्ट कॉइलिंग कर दी और उसका जो फाइनल शेप आता है वो इन्वर्टेड एल आता है। तो तुमसे दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इन्वर्टेड एल एक तरह से इसका 3D स्ट्रक्चर हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। जो टीआरएनए का, एक मिनट, टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोवर लीफ के जैसा, और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, इन्वर्टेड एल के जैसा। यानी जब हम सेल में टीआरएनए को देखेंगे तो वो हमें इस तरह का दिखेगा। पुरानी एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं था, बल्कि क्लोवर लीफ वाला डायग्राम था। देखो इसलिए उन्होंने अभी तक ये लाइन चेंज नहीं की। इन फिगर 5.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड। दिस इज नॉट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली द टर्शरी स्ट्रक्चर जो अब बनाया हुआ है, ठीक है। और पहले जो इससे पहले वाले एडिशन में था उसमें एक क्लोवर लीफ वाला डायग्राम था, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। ऐसा ही होता है इसमें एनसीईआरटी में ना, कुछ चीज़ें बदल देते हैं, कुछ नहीं बदलते। ओके, कोई नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ना इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, ये जो इसका 2D स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ का, पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि इसी से आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा कि जैसे ना कोई भी आरएनए में जो पोलैरिटी होती है ना बच्चों, वो 5 से शुरू करके 3 पे ख़त्म करनी है। अगर मैं एमआरएनए को ऐसे बनाती हूँ तो हमेशा ये पहला एंड है 5 एंड, या आखिरी एंड है 3 एंड, किसी भी आरएनए में। तो डीएनए में तो रिवर्सल पोलैरिटी होती है, आरएनए में 5 to 3 होती है। तो अगर हमने टीआरएनए की 5 चेन को पकड़ के मोड़ना शुरू किया और ऐसे लूप बनाते बनाते बना दिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये 5 एंड हो गया, 3 एंड हो गया। हमेशा ध्यान रखो अमीनो एसिड कहाँ जुड़ता है, 3 एंड पर। 3 एंड को कहते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, लिखा है एनसीईआरटी में। पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं दिया बट की पॉइंट्स दिए हैं कि टीआरएनए में क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक तो टीआरएनए का 3 एंड क्या होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। वैसे ये पूरा पेयर्ड है, अगर हम टीआरएनए में देखेंगे तो यहाँ जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा ना, इसके सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है बच्चों, ठीक है, स्टेबिलिटी देने के लिए इसको। लेकिन लास्ट में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऐसे पढ़ रही हूँ ना मैं इसको 5 to 3, तो CCA, ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। ओके, ये जो 3 लूप हैं इसमें से ये लूप जुड़ेगा एक एंजाइम से जो ट्रांसलेशन में काम आएगा। ये लूप जुड़ेगा राइबोसोम से जो प्रोटीन सिंथेसिस करना है ना भाई। जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तब मैं तुम्हें कह रही हूँ ना यहाँ पे कि एमआरएनए पर ये भी जुड़ेगा, और अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था कि राइबोसोम भी जुड़ेगा ऐसे, तभी तो एक साथ चलेगा। तीनों आरएनए आपस में जुड़ जाते हैं, एमआरएनए, राइबोसोम के अंदर आरआरएनए और टीआरएनए, तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो टीआरएनए को भी राइबोसोम से जुड़ना पड़ेगा। तो एक लूप किसके लिए हो गया, राइबोसोम के साथ बाइंड करने के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो तुम याद रखो, मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों। एंटीकोडोन लूप, तुम्हें बस ये 2 चीजें याद रखनी है। एंटीकोडोन क्यों कहा इसको, अभी मैंने तुम्हें बताया कि एमआरएनए पर ट्रिपलेट की फॉर्म में कोडोन होते हैं, तो हर कोडोन को रीड करने के लिए टीआरएनए के इस लूप पर 3 कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं जिसको कहते हैं एंटीकोडोन। यानी अगर यहाँ पर ए यू जी है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा ही होगा, है ना। टी थोड़ा लगाऊं, यहाँ आरएनए है, इसमें टी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो एयूजी का एंटीकोडोन यूएसी, समझ गए। तो इस लूप, और भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें, पर यहाँ 3 ये वाले होंगे, क्लियर। दिस एंटीकोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन, और यही वो पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है सारे टीआरएनए में। बहुत सारे टीआरएनए चाहिए ना सेल को अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाने के लिए, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम होता है। जो डिफर करता है वो क्या, एंटीकोडोन की सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप, आप हाईलाइट कर लेना इसको, दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, कोड मतलब जो एमआरएनए पर होते हैं, ठीक है, एंड
टीआरएनए पर जो दूसरी चीज है वो है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जो कि इसका 3 एंड होता है, टू विच इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और ये इतना स्पेसिफिक होता है बच्चों, देखो ये दिखाया ना तुम्हारी बुक में, ये एमआरएनए है, तो अगर यहाँ मैंने लिखा था एयूजी, ये है एजीयू, तो एजीयू के लिए यूसीए हो गया, ठीक है। और आप पढ़ोगे जेनेटिक कोडोन में कि एजीयू सेरीन के लिए कोड करता है, तो इसका मतलब जिस टीआरएनए में यूसीए होता है वो टीआरएनए सेरीन से ही जुड़ेगा हमेशा, जिससे ये इंश्योर हो कि एजीयू के सामने कौन आए, सेरीन आए। समझ गए मेरी बात, कि जिस टीआरएनए पर एंटीकोडोन है एयूजी जो कि यूएसी से जुड़ेगा, वो टीआरएनए हमेशा टायरोसिन से ही जुड़ेगा, क्योंकि यूएसी कोड्स फॉर टायरोसिन, जिससे हमेशा यूएसी के सामने कौन आएगा, टायरोसिन आएगा। हो गया ना ये अडेप्टर मॉलिक्यूल, कितना स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, बट ऑब्वियस टीआरएनए आर स्पेसिफिक किससे डिसाइड हो रही है स्पेसिफिसिटी, एंटीकोडोन से, ठीक है। एंड फॉर इनिशिएशन, जब भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना जो पहला कोडोन होता है, ये तो पहला नहीं है, पर जो भी पहला कोडोन होता है वो एयूजी होता है, एजीयू नहीं एयूजी, उसको स्टार्ट कोडोन बोलते हैं, और वो कोड करता है मिथियोनिन के लिए। सब बातें आगे आएंगी दोबारा, है ना। तो इसका मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं कि अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि ये, अभी ऊपर क्वेश्चन मत देखना, कि ये एयूजी स्टार्ट कोडोन है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लूप है उसके पास क्या होना चाहिए, यूएसी होना चाहिए, और एयूजी कोड करता है बच्चों मिथियोनिन के लिए, तो ये हमेशा किससे बाइंड होगा, मिथियोनिन से। तो वो टीआरएनए जिसके पास यूएसी है वो कहलाएगा इनिशिएटर टीआरएनए, क्योंकि वो इस प्रोसेस को शुरू करेगा। ये इनिशिएटर कोडोन और ये इनिशिएटर टीआरएनए, समझ गए क्या बात। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए, जिसे कहा जाता है इनिशिएटर टीआरएनए। और जैसे किसी भी चेन को शुरू करते हैं हमेशा एयूजी से बच्चों, वैसे ही हर चेन के एंड में एक स्टॉप कोडोन होता है। वो स्टॉप कोडोन कुछ भी हो सकता है, यूएए हो सकता है, या यूएजी हो सकता है, या यूजीए हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक होता है, हम पढ़ेंगे। तो स्टॉप कोडोन का मतलब होता है कोई अमीनो एसिड मत लाओ इसके सामने, यहाँ पर कोई अमीनो एसिड नहीं लाना। तो क्या इसके लिए कोई टीआरएनए होना चाहिए, नेवर। तो देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर स्टार्ट कोडोन बट नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। सही है क्या ये बात, लिख लो ये बात अपनी एनसीईआरटी में यहाँ नीचे, कि देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर स्टार्ट कोडोन बट नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। सब काम आएगा आगे इस चैप्टर को समझने में। स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए है ही नहीं, क्योंकि स्टॉप कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर दो। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। क्लियर, ये मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये आपको बच्चों टीआरएनए से रिलेटेड पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ना जनरली क्या होता है हम इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते पढ़ते वक्त। देखो आप यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हो कि जब मैंने इसका 2D स्ट्रक्चर बनाया था ना, तब तो मैंने इसको 5-2-3 ही बनाया था, 5-2-3 ही होता है तब तो। बट जब ये घूमता है ना इन्वर्टेड एल की फॉर्म में, तो इसके घूमते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखना ज़रा इसको पढ़ना। अभी मैं तुमसे पूछूं एजीयू का एंटीकोडोन क्या है, तो तुम यही बोलोगे मैम यूसीए, पर ये यूसीए 5-3 डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं क्या हम। देखो ज़रा, ये 5 एंड और ये 3 एंड है क्या, देखना यहाँ से ये तो 3 एंड, मतलब ये अगर मैं इसको ट्रेस करूँ, ये इसको मैं ट्रेस करूँ तो ये तो 3 एंड चल रहा है, और ये वाला है, मतलब चलो ऐसे पढ़ो तुम, ये 5-3 पढ़ना होता है ना, तो अगर मैं 5-3 इसको पढ़ना चाहती हूँ तो फिर मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए ना, पहले 5 तो पहले ACU पढ़ना चाहिए मुझे, तब जाके ये 5-3 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ तो 5 एंड यहाँ से आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये 3 एंड नहीं है, ये है 5 एंड और ये है 3 एंड। तो एंटीकोडोन को, क्योंकि जब हम 2D में देखते हैं तब तो बिल्कुल मैं इसको UAC ही पढ़ूंगी, 5-3 ये UAC ही है,
है ना, लेकिन ये 2D में तो इससे चिपका ही नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये तो 3D में इससे बाइंड होता है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर में बाइंड होगा ना, तो ये UAC 5 to 3 डायरेक्शन में नहीं होता इस पर। अगर मैं कह रही हूँ कि जब इसकी कॉइलिंग हो गई और ये ऐसे पलट गया तो UAC तब यहाँ बन पाएगा जब ये ओरिजिनली CAU की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर 5 to 3 डायरेक्शन में ये CAU होता ना तो फिर ये इस एंटीकोडोन से UAC की फॉर्म में जुड़ पाता। समझ रहे हो आप बात, कि अगर ये ACU है तो जब मैं इसको 2D में बनाऊंगी ना बच्चों, तो 2D में मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको ACU 5 to 3, तो ACU 5 to 3, यानी जब भी 2D पर आप tRNA को पढ़ोगे, अगर आप 2D स्ट्रक्चर में tRNA को पढ़ोगे तो हमेशा क्या करोगे, तो आप हमेशा इसको इसी तरह पढ़ोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप 3D में tRNA को पढ़ोगे बच्चों, तो 3D में ये कैसे शुरू होता है, लाइक दिस, ये 5 एंड हुआ, ये ऐसे है, और फिर ये 3 एंड पे खत्म हो रहा है, यहाँ अमीनो एसिड जुड़ता है, यहाँ अमीनो एसिड जुड़ता है। तो मुझे ऐसे, तो ये ऐसे थोड़ी ना खुल के बाइंड होगा, तो एज इट इज बाइंड हो जाता है ना। तो यहाँ पर मुझे इसको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पलर में तुमसे पूछा था कि इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडोन इन mRNA इज AUG तो 5 to 3 ही होगा, mRNA तो 5 to 3 ही होता है ना। तो tRNA जो इससे जुड़ेगा उस पर क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हमें यही लगेगा यार इसकी सीक्वेंस होनी चाहिए UAC, हम तो UAC को 5 to 3 ही पढ़ेंगे, पर UAC 2D मॉडल में तो पढ़ सकते हो तुम, समझ रहे हो। लेकिन या रुको, इसको ऐसे करो तुम कि ये 3D ये कैसे था, ये एक्चुअली में अगर आप चाहते हो ना कि ये इस पे जाके जुड़ जाए तो यहाँ पर ये बिल्कुल UAC होना चाहिए। इसका मतलब ये 5 to 3 डायरेक्शन में CAU था, यानी मुझे इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। समझ में आ गया, ये कभी mRNA से जुड़ता ही नहीं है 2D फॉर्म में, तो 3D फॉर्म में जुड़ता है। क्लियर है क्या बात, या कंफ्यूज हो गए? जो मैंने समझाया वो समझ में आ गई बात। ये 2D स्ट्रक्चर है और ये 3D स्ट्रक्चर है। अगर किसी भी कोडोन का एंटीकोडोन निकालना है तो जो एंटीकोडोन तुम निकालते हो ना, वो एंटीकोडोन कैसे पढ़ना है तुमको, 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे पढ़ना है। ये CAU है, इसको जब 2D में लिखोगे तो CAU लिखोगे 5 to 3 में, ठीक है, क्लियर। अगर क्वेश्चन आता है नीट में, क्योंकि एग्जाम्पलर में है तो आ सकता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और इसीलिए NCERT का फिगर चेंज हुआ, क्योंकि पुरानी NCERT में 2D मॉडल बनाकर उसी को सीधा mRNA से जोड़ रखा था, तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया ना, इसलिए 3D मॉडल बनाकर उसको mRNA से जुड़ा हुआ दिखाया है। तो इस कोडोन को तुम UCA नहीं पढ़ोगे, इस कोडोन को तुम कहोगे मैम 5 to 3 में ACU। इसको कहोगे तुम कि मैम अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सा एंटीकोडोन होना चाहिए, तो यहाँ पर तुम कहोगे 5 to 3 डायरेक्शन में GUA। और अगर मुझे इसका 2D मॉडल बनाना होता बच्चों, तो मैं कैसे बनाती इसका 2D में तो हम इधर से 5 और इधर 3 लाते हैं ना, तो 5 to 3 कैसे पढ़ना है मुझे, GUA। अब आई थिंक क्लियर होगी तुम्हें बात। इसको कैसे पढ़ूंगी मैं, हाँ 2D मॉडल में इसको कैसे पढ़ूंगी मैं, 2D में तो हम 5 to 3 पढ़ते हैं, तो 5 to 3 ये ACU है, ACU ये इनके 2D स्ट्रक्चर्स हैं जो mRNA से नहीं जुड़ते, 3D इन्वर्टेड L में ये mRNA से जुड़ता है। ठीक है, थोड़ी सी दिमाग की कसरत हो गई आज तुम्हारी, है ना, थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ा है। जेनेटिक्स में इतनी डिटेल्स तो आती हैं बच्चों, इतना तो तुम्हें दिमाग एकदम खोल के एकदम रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ देखने होते हैं जेनेटिक्स के लेक्चर्स, है ना। तो जो भी लेक्चर देखो एकदम थके हुए माइंड से मत देखना, जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। तभी अगर अभी भी लग रहा है कि हमें नहीं समझ आया मैम ये tRNA वाला कॉन्सेप्ट, एक बार दोबारा से जब तुम्हारा एकदम फ्रेश माइंड हो, कल सुबह उठकर दोबारा से इस चीज़ को देखना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया RNA वर्ल्ड कंप्लीट। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज DNA रेप्लिकेशन। डोंट मिस द लेक्चर। गुड बाय।